स्टार्ट कर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली होता क्या है? अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने एक स्क्रीन पे केमिकल रिएक्शन लिखा CH3Br प्लस NaOH, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके लिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स? इट इज फोन फोन। कॉल्स एट बरिस्ता साइंस हब। बरोबर है ना। फोन कॉल्स एट बरिस्ता साइंस हब के हिसाब से ब्रोमीन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली कौन है? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के ऊपर डेल नेगेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव हो जाएगा। Na के ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर माइनस होता है। अभी इसमें होता क्या है, ये जो OH वाला पार्ट है ना, वो हमारे इस ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। और अगर रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3OH आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, NaBr। तो यहाँ पे CH3OH बन जाएगा और यहाँ पे NaBr। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पता था कि हमारा जो कंपाउंड है, कौन सा वाला कंपाउंड, जिसका नाम है CH3BR, सॉरी ये वाला कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है हमारा, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, एक पॉजिटिव हिस्सा और एक नेगेटिव हिस्सा है। अगर हम लोग मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो पॉजिटिव है, और जो दूसरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो नेगेटिव है। ठीक है। अगर आपको पता चल जाए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट कम है, तो आप किसी भी रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। मतलब जैसे ब्रोमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ज्यादा है और CH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट क्या है, कम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेम्पररी भी होते हैं और एक परमानेंट भी होते हैं। तो अभी जो टेम्पररी और परमानेंट है, हम लोग इसमें से ज्यादा फोकस करते हैं परमानेंट इफेक्ट के ऊपर। तो ये जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहला आता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सर? इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज आई इफेक्ट। इसको हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं ना। अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कार्बन का एक चेन है, ये कार्बन का चेन है हमारे पास। ठीक है। अभी ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जितना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट खींचेगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही सेकंड भी खींचेगा, उतना ही थर्ड भी खींचेगा, उतना ही फोर्थ भी खींचेगा। मतलब सबका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे दोनों के, यहाँ पे भी सेंटर में रहेंगे, यहाँ पे भी सेंटर में रहेंगे। यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्लस माइनस दिखेगा क्या? नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड में कहीं पे भी प्लस माइनस होता नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये कार्बन का जो चेन है, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट जोड़ दूं, समझो क्लोरीन। ठीक है। नाउ कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है स्टूडेंट्स? इट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हुआ था उसको अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो जो पहले बॉन्ड सिग्मा नॉन पोलर हुआ करता था, अभी वही सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। क्यों? क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड पहले क्या था, नॉन पोलर था, अभी वही सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया, क्योंकि उसके एडजेसेंट जो सिग्मा बॉन्ड है वो पोलर हो गया। सो इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। इसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूल के अंदर दो हिस्से बन गए। एक ये हिस्सा है जहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और एक ये हिस्सा है जिसमें मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस दिख रहा है तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, आप लोग एक एक करके दिमाग में एब्जॉर्ब करना। पहला पॉइंट,
इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से या सेंट्रल एटम से दूर जाओगे वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होते जाता है। इसका मतलब इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। पॉइंट नंबर वन, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर वर्क करता है, पाई बॉन्ड के ऊपर वर्क करता नहीं है। तीसरा, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट लगभग 4 कार्बन के बाद डिसअपियर हो जाता है, उसके बाद इसको ऑब्जर्व नहीं करना होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों याद रखना, सबसे पहली बात तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट ऑपरेट्स ओनली ओवर सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट अपीयर डिसअपियर आफ्टर ऑलमोस्ट 4 कार्बन। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होते जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट का। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है बिकॉज हमारे पास रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम यूज आता है। अगर मेरे पास में कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है मान लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। अभी फिनॉल में जो मैं यहाँ पे जो ग्रुप है, जैसे ये वाला ग्रुप है, ये वाला ओ एच ग्रुप, अभी ये जो ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है? तो सर इसके लिए हमको ये बॉन्ड देखना पड़ेगा, कौन सा बॉन्ड? ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को ध्यान से देखूं तो ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब ओ एच विल हैव अ माइनस आई इफेक्ट। तो याद रखना फिनॉल में ओ एच का जो इफेक्ट होता है वो कौन सा गिना जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। अगर आपके पास में हेलो अरीन है, ठीक है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर ये हेलोजन है, तो अभी ये जो ओ एच है उसकी जगह पे कौन आ गया? Cl आ गया। अभी Cl आया तो इसका भी तो इफेक्ट होगा। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो भी माइनस आई इफेक्ट होगा। तो आगे अपने को बहुत सारे जगह पे ये काम आएगा, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लेता हूँ बच्चों, अभी अगर मैं CH3 को अंडरलाइन करता हूँ या इसको हाईलाइट करता हूँ, तो ना यू टेल मी, ये जो CH3 है उसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों कार्बन का, बताओ? sp3 है, बराबर है। जबकि ये थ्री है। बेंजीन का जो कार्बन है, ये देखो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 है ना, बराबर है। जबकि ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये बेंजीन का, वो कौन सा है बच्चों? sp2 है ना? टू। तो आप बताओ sp3 और sp2 में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, बताओ? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, बताओ? sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी सबसे ज्यादा, बहुत अच्छे से ऑस्कर। और sp3 का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, बराबर। तो आप बताओ sp3 आपको इलेक्ट्रॉन देगा कि sp2 आपका इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन देगा? sp3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बेंजीन को ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई या माइनस आई बच्चों? प्लस प्लस है। प्लस आई, समझ में आया? तो याद रखना अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दे पजेस डैश, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दे पजेस व्हाट? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और याद रखना ये प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उतना उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। बट मैं वापस बोलूंगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है बिकॉज आगे अपने को इंडक्टिव इफेक्ट को यूज भी नहीं करना है, हमको सिर्फ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ही सबसे ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ज्यादा हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। दूसरा, इट ऑपरेट्स ओनली ओवर सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट डिसअपियर आफ्टर 4 कार्बन। इसमें पूरा माइनस आई इफेक्ट का सीरीज, प्लस आई इफेक्ट का सीरीज, वो सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे बढ़ते हैं नंबर टू। नंबर टू पे आता है बच्चों हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम लोग एच इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहली बात तो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो है क्या? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, it explains the stability of three things: कार्बोकटायन, कार्बन रेडिकल एंड अल्कीन। याद रखना इसमें कार्बनायन नहीं आता है। तो याद रखना, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन, कार्बन रेडिकल एंड अल्कीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का मेन फाउंडेशन टॉपिक है ये। उसके बाद अगर आपको कोई बोले कि हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? बेकर नाथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। और इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। सर क्यों ये सब नाम मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कार्बोकटाइन्स के बारे में, कार्बोकटाइन्स आर द वन विच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। जैसे इसका नाम है इथाइल कार्बोकटाइन, करेक्ट है। अभी मुझे बताओ बच्चों, इथाइल कार्बोकटाइन की बात करें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? CH3 को ऐसे लिखेंगे एंड इस CH2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? प्लस आएगा, ठीक है। आप बताओ, जो प्लस के जो बाजू वाला होता है, प्लस के जस्ट बाजू वाले कार्बन का नाम होता है अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बराबर है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 है। जबकि ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 है। तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, बोलो। sp2 sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। और अगर sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो sp3 का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी ये sp3 वाला कार्बन क्या बोलेगा? मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला कार्बन जो ना, ये वाला, इसके ऊपर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींचता है। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले हाइड्रोजन के, सबको दिखे थे कौन से इलेक्ट्रॉन? ये वाले इलेक्ट्रॉन वो वहां से खींचेगा। और जैसे वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे दिखेगा, देखो। यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे C के ऊपर H और यहाँ पे भी H, और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस। क्या इसमें मुझे बताओ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बचा है इधर? गुड मॉर्निंग। नहीं बचा है नहीं बॉन्ड? नहीं नो बचा सर। है। नहीं बचा है तो इसके लिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप मुझे बताओ, इसमें रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट किया था? बोलो। सिग्मा। सिग्नल सिग्मा। सिग्मा। इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के टोटल 3 नाम और है: बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है क्या बच्चों यही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। ये भी तो कर सकता था। नो। तो अगर ये कर सकता था तो यस बच्चों सर। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे C के ऊपर एक H इधर, एक H इधर, डबल बॉन्ड यहाँ पे C, और इधर भी H और इधर भी H, और इसके ऊपर वापस प्लस आएगा। वैसे बच्चों एक और स्ट्रक्चर भी तो बन सकता था, यहाँ पे भी तो हो सकता था प्लस, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, बोलो हाँ या ना। सबको समझा? हाँ। तो इसका मतलब आप बताओ यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने बच्चों? बोलो। 3 3। 3। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा उतना कार्बोकटाइन क्या होगा? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डैश हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। सबको समझा? तो जितना अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा या कम होगा बच्चों? ज्यादा होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, सब लोग मुझे बताना इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, बोलो। 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फा कार्बन बताओ, इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? 2। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 6। 6 हो जाएंगे, बराबर है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सेकेंड वाले के साथ, इसके साथ CH3, CH2 और CH2 प्लस, तो बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? एक ही है। बताइए, अल्फा कार्बन एक है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 2 है। तो अगर कभी एग्जाम में आया कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों, बोलो। फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? फर्स्ट हेलो, बोलो, आवाज आ रही है सबको? फर्स्ट 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 वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट। कि सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला फर्स्ट फर्स्ट वाला एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला, क्यों?
क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल। आपको नहीं लगता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 2 डिग्री और ये कौन सा डिग्री था बच्चों? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबको बता दूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री सबसे ज्यादा अनस्टेबल, 2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। yes sir, बच्चों समझा? अभी yes ना sir, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं बच्चों, अगर हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन है, और अगर इसको मौका मिला इसमें कन्वर्ट होने का, ऐसे ऐसे में कन्वर्ट होने का मौका मिला, तो क्या ये कन्वर्ट होना चाहेगा? Yes. yes sir, पक्का? तो कैन वी से दैट यहाँ पे अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा बताओ? शिफ्ट होगा। और Shift. यहाँ से कौन सा चार्ज शिफ्ट होगा? प्लस। तो इसको हम लोग पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे? तुम हमें हाइड्रोजन दो, हम तुम्हें प्लस देते हैं। तुम हमें हाइड्रोजन दो, कौन बोला? ये कार्बोकेटाइन। तुम हमें हाइड्रोजन दो, हम तुम्हें प्लस देंगे। देखो, इसने बेचारे ने हाइड्रोजन दिया, इसने इसको हाइड्रोजन दिया, और इसने इसको प्लस दे दिया। देखो, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला कार्बोकेटाइन में एक ही अल्फा कार्बन था, और अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 2। जबकि अभी कितने अल्फा कार्बन है? 2 है। और six, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ी या कम हुई? बड़ी, बढ़ी। तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकटायन कार्बोक रीअरेंजमेंट। और कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको बता दूं, रीअरेंजमेंट आप कितनी भी बार करा सकते हो, लेकिन हर टाइम रीअरेंजमेंट के टाइम अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने चाहिए। सर कैन यू गिव अस मोर एग्जांपल? यस। जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, प्लीज आप लोग बाद में इसको लिख लेना। यहाँ पे समझो CH2 प्लस है, बराबर है। अभी मुझे था इसके पास कितने अल्फा कार्बन है बच्चों? दो। एक। और अल्फा एक। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। दो। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? अपना गाना एक ही है, तुम हमें हाइड्रोजन दो, हम तुम्हें प्लस देंगे। तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, और अगर वहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो कहने से बेटा यहाँ पे CH2 से CH प्लस बचेगा खाली, और यहाँ पे CH2 की जगह पे CH3 आएगा। अभी बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं बच्चों? दो। अल्फा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? चार। 4। तो क्या है मुझे बताओ, फर्स्ट के मुकाबले सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है? यस। यस। ओके, रुक जाना। क्या मुझे था इसके बाद भी रीअरेंजमेंट हो सकता है? सर रीअरेंजमेंट आपने बोला कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बराबर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए बच्चों? बढ़ना चाहिए, बराबर। बड़ी, तो अगर यहाँ से वापस से सेम गाना, तुम हमें हाइड्रोजन दो, हम तुम्हें प्लस देंगे, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे CH से क्या आ जाएगा? CH2, और यहाँ पे CH3। इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है अल्फा। अल्फा कार्बन कितने? 3। और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 2 8। तो मुझे बताओ, क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बड़ी। तो क्या मुझे था आगे और रीअरेंजमेंट हो सकता है? हाँ सर, अगर हो सकता है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है आगे और किसी पे भी शिफ्ट करने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब इसका यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट कितनी बार हुआ बच्चों? 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH2 प्लस। सब लोग रेडी? बताइए इसमें अल्फा कार्बन कितने? अभी ओरली बताओ। एक। वन। बहुत अच्छे। और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। 2. दो। तुम हमें हाइड्रोजन दो, हम तुम्हें प्लस देते। याद रखना, जो भी लेना देना है वो अल्फा से ही हो सकता है, बीटा से नहीं। डायरेक्टली बीटा के पास आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मुझे था CH बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे CH3। बताइए इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? दो। ये दो। अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा 2 है। और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ? तीन। 3।
क्या मुझे तो 2 से 3 हुआ बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ी या कम हुई? बड़ी बड़ी बढ़ी। एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बाजू में से बेटा अभी और शिफ्टिंग कराऊँ तो क्या इसके पास में कहीं पे भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? नहीं नहीं है। नहीं है तो बेटा किसको शिफ्ट करेंगे? मिथाइल को। तो अगर मिथाइल। हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे, मतलब आपका अल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ से CH3, ये वाला CH3 शिफ्ट करता हूँ इधर, तो यहाँ पे CH3 शिफ्ट होने के बाद ये CH3 ऐसे आ जाएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा। अभी बताओ इसमें अल्फा कार्बन कितने? 1, 2 और 3। तो अल्फा कार्बन हो जाएंगे 3। अल्फा हाइड्रोजन बताओ बच्चों कितने हैं? 7। 7। तो क्या मुझे था यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ी या कम हुई बच्चों? जल्दी बोलो। बड़ी बढ़ी। तो इसको बोलते हैं कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। समझा सबको? अगर हमारे पास में 5 मेंबर्ड रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस है, जस्ट बाहर वाले कार्बन पे, तो याद रखना रिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, किसी को याद है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिंग? 657. हाँ, वेरी सिक्स नाइस, सिक्स मेंबर। फिफ्टी सेवन 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उससे कम होता है 5 मेंबर, और उससे कम होता है बेटा 7 मेंबर। इसको बोलते हैं 657। अभी मैंने स्टूडेंट शायद से रिकॉर्डिंग किया है ना? रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? यस सर। यस हाँ सर. ओके चलो। अभी देखते हैं जहाँ पे कार्बोकटाइन होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे कार्बोकटाइन होगा उधर 1 मार्क करना है, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लास्ट बॉन्ड, इसको बोलते हैं लास्ट बॉन्ड। ठीक है, वापस से बोल देता हूँ, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? लास्ट बॉन्ड। तो याद रखना अगर 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन, आई रिपीट, 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर प्लस है, तो आप उसमें रिंग का एक्सपांशन कर सकते हो, वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर में से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट बॉन्ड को तोड़ो, लास्ट बॉन्ड को तोड़ो, मतलब कौन सा? ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड को तोड़ना है और इसको 1 से ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, तो लास्ट बॉन्ड को तोड़ो, 1 से जोड़ो, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस। और जैसे ही यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे ये कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा? एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो आप बताओ 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल? बोलो। 6 मेंबर तो आप बताइए यहाँ पे रिंग का एक्सपांशन हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ? एक्सपांशन इसको बोलते हैं Expansion. रिंग एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको? रिंग एक्सपांशन। तो मुझे था इसमें भी कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट हुआ, ये भी रिंग का क्या हुआ? एक्सपांशन। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि क्या इसमें रिंग का एक्सपांशन हो सकता है ऐसे में? बोलो। नो आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला कैसे करेंगे, तो बोलो सर हम लोग ने क्या किया, पहले स्टेप में ये पॉजिटिव को अंदर से बाहर लेके गए। ये स्टेप बच्चों रॉन्ग है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? कवर बोलो। और अगर कम हो रहे तो बच्चों रिंग का एक्सपांशन अलाउड होगा क्या? नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास में अगर ऐसा रिंग होता तो ये कितने मेंबर का रिंग है बच्चों बताओ? 4 मेंबर और अगर 4 मेंबर का रिंग है तो बच्चों इसमें रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है। लास्ट बॉन्ड को तोड़ो, 1 से जोड़ो, लास्ट बॉन्ड को तोड़ो, 1 से जोड़ो, तो ये वाला कितने मेंबर का रिंग हो जाएगा बताओ? इसमें लास्ट बॉन्ड कौन सा था? ये वाला लास्ट बॉन्ड था। ठीक है, तो लास्ट बॉन्ड को तोड़ो, 1 से जोड़ो। क्या ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुआ? बोलो हाँ या ना। तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल बच्चों? आवाज आ रही है सबको? मोस्ट और स्टेबल. हाँ, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 4 मेंबर रिंग। तो इसको बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। तो क्या मैंने अभी जो एग्जांपल दिए वो सबको समझे? उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकटाइन का क्या बच्चों? रीअरेंजमेंट। कार्बोकटाइन का अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा या नहीं होगा बच्चों? होगा. लेकिन याद रखना आप रीअरेंजमेंट कितनी भी बार कर सकते हो, हर हर टाइम उसका नंबर ऑफ अल्फा स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बढ़ बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. बढ़ना और अगर चाहिए. नहीं बढ़ रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए. बढ़ रहा है, लेकिन अगर रिंग एक्सपांशन हो रहा है तो भी चलेगा। अगर नहीं हाँ. बढ़ रहा है बट रिंग एक्सपांशन हो रहा है तभी भी चलेगा। सबको समझा? यस सर.
आगे यस बढ़ते सर। हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको एग्जाम में बैठे हो आप और मैंने आपको अगर समझो क्वेश्चन दिया कि इन तीनों कार्बोकटाइन में से कार्बोकटाइन नंबर 1, कार्बोकटाइन नंबर 2 एंड कार्बोकटाइन नंबर 3, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप क्या चेक करोगे बच्चों? क्या चेक करोगे? अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा 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 हाइड्रोजन, सिंपल। जिसके अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल ना, तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा कार्बन 3 हो गए, 8 अल्फा। बराबर है? बोलो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने और यहाँ पे अल्फा 8 हाइड्रोजन कितने, बताओ। यहाँ पे 3 3 6 अल्फा। और 2 8 हो गए। यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा, 4। 4 होगा। यहाँ पे 2 होगा, बराबर है? तो 2 बच्चों ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। और जो स्मार्ट बच्चा रहेगा वो क्या बोलेगा, सर ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। बोलो समझा? चलो हाँ सर। नेक्स्ट यस सर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट बच्चों ध्यान देना। अगर मान लेते हैं ये कंपाउंड दिया मैंने आपको ऐसा, इसमें आपको यहाँ पे प्लस है ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लस है और इसमें यहाँ पे प्लस है। अगर इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो बताओ क्या दोनों 3 डिग्री है बच्चों? हाँ। हाँ, तो फिर अभी हाँ अल्फा सर। हाइड्रोजन गिनना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। बोलो अल्फा कार्बन 3 हो गया 6। और अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा? इधर 3 3 6 और 1 1 सर। 7, 7। बराबर। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनो, अल्फा अल्फा 5 अल्फा। 6 बोलो अल्फा 6 कार्बन 3 और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 6 6 4 5 6। 6 तो आप सर। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। समझा? याद रखना ऑर्डर भी, 1 डिग्री सबसे ज्यादा अनस्टेबल, 2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल और 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है? अल्फा कार्बोकटाइन्स का सेम जो रहा भी था। आंसर, हम्म, अल्फा एच भी सेम रहा था। अल्फा एच भी सेम रहा तो फिर अगर कोई रिंग बड़ा है तो रिंग बड़ा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले ही रहा था, ये देखो, यहाँ पे अगर आपको कंपाउंड दिया है ये वाला कंपाउंड दिया है और एक ये वाला कंपाउंड दिया है, इन तीनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बच्चों सेम है कि अलग है? काउंट करो। सेम सेम। 4 सब में सेम ही है ना? तो जो हम्म। बड़ा रिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम। तो बड़ा रिंग मोर स्टेबल, छोटा रिंग लेस स्टेबल। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका आंसर कार्बोकटाइन का होगा बच्चों, वही आंसर आपका किसका होगा? कार्बन रेडिकल का भी होगा, क्योंकि कार्बन रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कार्बोकटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन अल्कीन के केस में बच्चों थोड़ा सा आपको डिफरेंट आएगा। अल्कीन के केस में याद रखना, अल्कीन जो है 4 टाइप के होते हैं। ऐसे अल्कीन होता है ये, बराबर है? अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है इधर? हाइड्रोजन माना जाता है, बराबर है? कुछ नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन को तो आना ही है। तो अल्कीन टोटल 4 टाइप की होती है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप लाता हूँ, अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप लाता हूँ तो उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर मैं दो हाइड्रोजन को हटा के दो अल्काइल ग्रुप लाता हूँ तो इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ना डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। अगर मैं 3 अल्काइल ग्रुप लाता हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और अगर सारे के सारे हाइड्रोजन्स को मैं रिप्लेस कर दूं, देन सच टाइप ऑफ अल्कीन इज नोन एज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। समझा सबको? तो बच्चों याद रखना, अल्कीन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। याद रखना अल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या रहेंगे ज्यादा, वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। तो लेकिन कैसे डिसाइड होता है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनना। अगर मान लेते हैं मेरे पास में ये कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपीन, या तो फिर एक काम करते हैं, ब्यूट वन इन लेते हैं, ब्यूट वन इन, और एक ले लेते हैं ब्यूट टू इन। ठीक है, ये ब्यूट टू इन है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है पता है? जो आपका अल्कीन है उसको आपको शेड करना है, अल्कीन को, बराबर है? शेड कर दिया, उससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है, पहला कार्बन, उसको अल्फा बोलते हैं। ये देखो, आप बताइए इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं बच्चों? एक है। और अल्फा एक। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? दो। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6।
तो ऑब्वियसली इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 6 Second. सेकेंड वाला ना। तो इसलिए तो बच्चों जब हम लोग पता है सेटजेफ रूल पढ़ते हैं, सेटजेफ रूल में क्या बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड? मोस्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड। मान लेते हैं मेरे पास में ये 2 क्लोरो ब्यूटेन है, और अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ, याद करो अल्कोहलिक केओएच के साथ, अल्कोहलिक केओएच में बेटा एलिमिनेशन होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है? Elimination. एलिमिनेशन। और अल्फा, Elimination. ये देखो इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, इसको भी बीटा बोलेंगे ना। आपने पढ़ा होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं वहीं से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो इसमें दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग, और एक दूसरा प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है। ये साइड से अगर अल्फा हाइड्रोजन हटा तो बीटा हाइड्रोजन हटा तो ये, बराबर है। आप बताओ इन दोनों में से आप मेजर प्रोडक्ट किसको लिखते हो, बताओ। फर्स्ट तो ऐसा क्यों लिखते हैं, उसका कारण तो होगा ना कुछ। तो उसका कारण एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन ही है बच्चों। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसी को बेटा क्या नाम दिया गया है, ये रूल को क्या नाम दिया गया है? सेटजेफ रूल। क्या नाम दिया गया है बच्चों? सेटजेफ रूल। तो याद रखना अल्कीन का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डिसाइडेड बाय डैश, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डिसाइडेड बाय डैश, नंबर ऑफ डैश हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास ये अल्कीन है बच्चों, ध्यान से देखना, ये अल्कीन है, मेरे पास ये अल्कीन है। अभी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा वो देख डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को शेड करेंगे। कर दिया। अभी बताओ, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। ये भी अल्फा। इसमें कितने अल्फा कार्बन है? और इसमें अल्फा कार्बन कितना है? एक है। तो आप बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? तीन तीन छः और तीन नौ ना। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों? एक ही है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है बच्चों, बताओ। फर्स्ट वन या सेकेंड वन? बोलो फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट वन ना। सर सबको अल्फा समझा? कार्बन को क्यों काउंट कर रहे हैं? क्या बोले राहुल? अल्फा कार्बन को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अल्फा कार्बन तो ऐसे समझाने के लिए, मेन तो अपने को अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। ओके। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन से ही मतलब है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और करता हूँ मैं, देखना सब लोग। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला अल्कीन है, ये एक, ये दो, ये दूसरा अल्कीन है, और एक ये तीसरा अल्कीन है, मान लेते हैं, बराबर। अभी इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे बताइए? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? ये अल्फा, 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 और इसमें ये अल्फा और ये अल्फा ना। तो बताओ सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में होंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट देख के लग रहा है। फर्स्ट फिर First in. सेकंड में कम हो जाएंगे और थर्ड वाले में सबसे कम हो जाएंगे, बराबर। हाँ चलो एक एग्जांपल यस और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। मान लेते हैं आपको ये अल्कीन दिया है नंबर वन, फिर नंबर टू अल्कीन दिया है, और फिर नंबर थ्री अल्कीन दिया है, ऐसा। आप बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे बताओ? फर्स्ट इसमें भी बेटा चार अल्फा है, इसमें भी आपको चार अल्फा है, और इसमें भी आपको चार अल्फा है। तो आप बताओ सब में नंबर ऑफ अल्फा कार्बन सेम है, बट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम होंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं। आप बताओ सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में होंगे बच्चों, फर्स्ट में, फर्स्ट फिर सेकंड में कम, और थर्ड में सेकंड सबसे कम। पहले बोलो समझा, बोलो हाँ या ना बच्चों। यस सर ओके। हाँ तो ये sir. हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन्स का रीअरेंजमेंट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा का पूरा कवर हुआ। हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा, कार्बन आयन कार्बन रेडिकल पढ़ा, और अल्कीन पढ़ा। इसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों, आता है रेजोनेंस। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है बेटा हमारा रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस भी एक परमानेंट इफेक्ट है। और रेजोनेंस जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, पूरा का पूरा डिपेंड करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी ये क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। बच्चों जो हमारा पाई बॉन्ड होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है लोकलाइज पाई बॉन्ड, एक होता है लोकलाइज पाई बॉन्ड, और एक होता है
डी लोकलाइज पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ये क्या होता है मैं दोनों को समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। क्या इसमें एक सिग्मा और एक पाई है बच्चों? हाँ। यस करेक्ट है। सर। अभी ना मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनना। अगर मैं चाहूँ कि ये पाई बॉन्ड इधर से उठ के इधर आए, बराबर ऐसे उठ के आए, तो क्या मुझे बताओ इसमें इस कार्बन का कोई रोल है? नहीं ऑब्वियसली। हाँ सर, क्यों रोल है बच्चों बताओ। सर अगर उधर से अगर घूम के बॉन्ड इधर आ रहा है तो इस कार्बन का भी तो वैलेंसी बढ़ जाएगा ना। क्या इस कार्बन के ऑलरेडी चारों बॉन्ड हो चुके हैं कि बाकी है कुछ? हो हो चुके। चुकी। हो चुकी। और अगर हो चुके हैं तो ये कार्बन क्या बोलेगा, मैं और कोई बॉन्ड बना सकता नहीं है, नहीं तो अगर नहीं मुझे नरक में भी जगह मिलेगी नहीं। तो क्या ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ पे आना चाहता है तो आ पाएगा? नहीं। 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 तो ऐसे वाले पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे, मूवेबल या नॉन मूवेबल? नॉन मूवेबल। तो ये लोकल हुआ कि नहीं हुआ? जो नॉन मूव होता है वो लोकल होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज पाई बॉन्ड। वापस बोलो कौन सा पाई बॉन्ड? लोकलाइज्ड पाई लोकलाइज। बॉन्ड, ठीक है। यस। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कंपाउंड है, देखना, जिसमें ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ पे अभी ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? यस सर। बोलो। यस सर। अगर Yes, हो sir. सकता है तो कहना से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला पाई बॉन्ड, वो लोकलाइज्ड है कि डी लोकलाइज्ड है? डी लोकल। और डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस। सो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डैश रेजोनेंस। तो मुझे था इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड these स्ट्रक्चर्स आर आल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बराबर है। अभी क्या होता है कि हमारा जो मेन कंपाउंड होगा वो ना तो ये है ना ये है। हमारा जो मेन कंपाउंड होगा वो कैसे होगा, ऐसा होगा जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो इधर से इधर घूम रहा है कंटिन्यूअसली, और इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। बोलो बच्चों। हाइब्राइड। हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो स्टेबल होता है कि मोस्ट स्टेबल होता है? मोस्ट। मोस्ट नो। स्टेबल होता है, समझा सबको? यस अभी सर। ना मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंट्रेंस में नहीं ड्रॉ करना है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। आज के बाद अगर आपको ये प्रिडिक्ट करने हैं कि इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और हमको उतना ही चाहिए, तो याद रखना डबल बॉन्ड मतलब हम, याद रखना डबल बॉन्ड मतलब हम, ठीक है। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसको बोलते हैं हमारा पड़ोसी। तो डबल बॉन्ड मतलब हम, उससे जुड़े हुए पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, पड़ोसी। डबल बॉन्ड मतलब हम, उससे जुड़े हुए पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, पड़ोसी, ठीक है। अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये हम है, ठीक है, ये हम है, और ये हमारा पड़ोसी है, इसके ऊपर या तो प्लस होना चाहिए, या तो इसके ऊपर माइनस होना चाहिए, या तो इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, या तो इसके पास रेडिकल होना चाहिए, या तो इसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है हमारे पड़ोसी के ऊपर तो रेजोनेंस नहीं होगा। मैं वापस बोलो, हमारे पड़ोसी के ऊपर या तो आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, या तो पैन कार्ड होना चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग बाहर भेज देंगे, हमारे पास रखेंगे नहीं। तो याद रखना, अगर इनमें से हमारे पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। क्या जो मैंने बोला वो सबको समझा? हाँ सर। यस। अगर हमारे पड़ोसी के पास कुछ नहीं है इसमें से तो उसके साथ हम रेजोनेंस नहीं कर सकते। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं हो। नहीं हो। क्यों नहीं होगा बच्चों? इधर तो प्लस दिख रहा है मुझे, तो इधर तो मुझे प्लस दिख रहा है। नेबर में नहीं। तो पड़ेगा सर नहीं होगा। हमारे पड़ोसी को देखना था सर, आप पड़ोसी के पड़ोसी को देख रहे हो, वो गलत है। तो आप बताओ ये हमारा पड़ोसी है कि नहीं है? है। बराबर है। हमारा पड़ोसी कौन सा था, CH2 था या CH2 प्लस था, बोलो।
ये हम है। CH2 CH2 तो अगर हम CH2 को देख रहे हैं तो इसके ऊपर ना तो प्लस है ना इसमें से कुछ भी नहीं है, तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं नहीं। होगा? नहीं होगा, परफेक्ट। तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। मैं आपको ना 5-6 एग्जांपल, जो काम की चीजें वो करते हैं बच्चों, अननेसेसरली एग्जांपल लेके कोई मतलब नहीं है। बताओ, ये हम है बच्चों, बेंजीन में याद रखना, पूरे चैप्टर में ये हम है, ये जगह हमारी है बस, ठीक है। अभी मुझे बताओ, म्यूट करो बेटा, यहाँ पे ये लोन पेयर है, क्या मुझे था हमारे पड़ोसी के पास लोन पेयर है या नहीं है? है। तो वो क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। बच्चों ध्यान से देखना, ये हम है, ये वाला जगह देखो हमारा है। आप बताओ, इसमें हमारे ऊपर OH जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे लोन पेयर है? हाँ। क्या हमारे पड़ोसी के ऊपर कुछ है बच्चों? बच्चों ये हम है, नहीं है। तो क्या ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे। आप बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? इसमें यस रेजोनेंस हाँ। होगा। बच्चों क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा? इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा? हाँ। होगा, पक्का। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। पहले बोलो नहीं समझा। तो नहीं। बच्चों देखो, गोल्डन स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। अगर ये हम है और हमारे पड़ोसी के ऊपर इनमें से कुछ भी नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। बस खत्म, 100 बात की एक बात। जिस बच्चे ने इसको समझ लिया, बोलो सब काम खत्म हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। सर पक्का। हेलो चलो बताओ, इस सर। कंपाउंड में, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था, ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉनिकल स्ट्रक्चर है ना, हाँ, उसमें क्वेश्चन था कि उसका स्टेबिलिटी रियल से कम होता है, वो क्या है सर? वो क्वेश्चन रेजोनेंस अपने हाइब्रिड टेस्ट जो में होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना सॉस्कर, रियल स्ट्रक्चर बराबर। लिखा था, रियल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? ये रियल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड ही हुआ ना। हाँ, भी वो हम्म, मालूम नहीं था इसीलिए। नहीं कोई बात नहीं। ये देखो, आप बताए इसमें रेजोनेंस पूरे में हो पाएगा क्या? बच्चों बोलो, क्या इसमें पूरे में रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ यहाँ पे देखो बच्चों, रेजोनेंस हो पाएगा क्या ये वाले पोर्शन में? नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा ना। अरे हाँ या ना? नहीं नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। वेरी गुड। अभी अगर समझो किसी को पूछा कि रेजोनेंस से बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता बढ़ता है है। सर। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, बराबर है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मतलब ये कंपाउंड को अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये वाले कंपाउंड को, ठीक है। आप बताओ, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड में, दोनों में रेजोनेंस है, बराबर है। अगर इन दोनों में रेजोनेंस है तो बेटा दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन बच्चों सबको पता है दिस इज हाईली स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये हाईली अनस्टेबल है जबकि इसमें रेजोनेंस है। इसका मतलब किसी किसी कंपाउंड में क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ता है और किसी किसी कंपाउंड में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कम होता है। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, वो डिसाइड कौन करता है? कंपाउंड अरोमेटिक होगा, आपका कंपाउंड नॉन अरोमेटिक होगा, ठीक है, और आपका कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। अगर आपका कंपाउंड क्या है, अरोमेटिक है, तो वो हाईली स्टेबल है। अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल है, और नॉन एरोमेटिक बीच में आता है। तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो सबसे पहले ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अरोमेटिक, फॉलोड बाय नॉन अरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। समझा सबको? अभी ना स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे होगा? ठीक है, रूल क्या है इनका, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, पहला कंडीशन साइक्लिक है और उसके अंदर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब उसमें कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, कहीं पे भी एक भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है। और अगर उसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वेयर n का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके बाद में 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके बाद में 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे कोई भी जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर इनमें से कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है और ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोलते हैं। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है और उसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। और अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है और उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है और अगर उसके पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, आई रिपीट 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 होता है, n इक्वल्स टू 2 होता है, n इक्वल्स टू 3 होता है, तो यहाँ पे 4, 8 एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 का टेबल आना चाहिए बस। तो ऐसा कंपाउंड जो होता है वो अरोमेटिक होता है, एंटी अरोमेटिक होता है और वो हाईली अनस्टेबल होता है। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, एग्जाम्पल के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मुझे आता है ये कंपाउंड, लुक एट दिस कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है बच्चों? यस Yes, sir. क्या ये Yes. कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? सर कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बारे में बताओ ना। हर कार्बन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो प्लस, माइनस, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या हर कार्बन पे कुछ ना कुछ है? यस सर ओके। अभी मुझे था इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड, कितने बच्चों? 1, 2, 3। एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो 2। दो तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6। क्या 6 हमारे टेबल में है अरोमेटिक में? यस सर तो ये यस कंपाउंड हमारा अरोमेटिक हो जाएगा। अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है, समझो ये देखो, आप बताओ ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 और 4 बेटा इस टेबल में आ रहा है, देखो ये साइड में। तो इसका मतलब ये अरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एंटायर तो ये स्टेबल है एंटायर या अनस्टेबल है? ये हाईली क्या है? अनस्टेबल। जैसे अभी ये कंपाउंड देखना, क्या ये साइक्लिक है? हाँ क्या इसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट है? नहीं नहीं, तो ये अरोमेटिक है कि नॉन अरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड को नॉन अरोमेटिक बोलेंगे, बराबर। अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है, चलो बताओ इसके अंदर मुझे बताओ साइक्लिक नेचर है या नहीं है? साइक्लिक है बच्चों? yes, sir. ओके। क्या इसके अंदर बेटा कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन? हाँ, है। यस हाँ क्या इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? पॉजिटिव का मतलब कुछ नहीं होता, वो भूल जाओ, दो गरीब है वो। दो पाई 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 दो बेटा हमारे टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहा है तो ये एरोमेटिक हुआ कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक एरोमेटिक। ना लुक एट दिस कंपोनेंट, टेल मी, क्या साइक्लिक है, हाँ हाँ, कॉन्जुगेटेड है, completely नहीं। नहीं कंप्लीट नहीं है ना? इधर किधर है बच्चों, कंप्लीट देखो नहीं है ये वाली जगह पे है क्या? नहीं। तो नहीं आप बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। ना लुक एट दिस कंपाउंड एंड टेल मी, ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन, बराबर है ना? टेल मी, क्या ये साइक्लिक है? यस हाँ अगर ये साइक्लिक है बच्चों तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है? हाँ पक्का? यस सर और इसके अंदर हाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पक्का? हम्म, क्या 8 है? छः और अगर 6 है तो क्या ये एरोमेटिक है? यस सर हाँ पक्का? तो ये एरोमेटिक होगा। तो ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक।
चलो Arom लुक एट दिस कंपाउंड एंड टेल मी क्या ये साइक्लिक है? यस और 3-4 एग्जांपल आएंगे, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर क्या ये कॉन्जुगेटेड है? यस सर Yes, sir. Yes. इसमें कितने Yes, sir. पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 Four. 4 है। और अगर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है कि एंटा एरोमेटिक है? एंटायर Enter. एंटा एरोमेटिक, वेरी नाइस। लुक एट दिस कंपाउंड एंड टेल मी क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? Yes. क्या इसमें हर कार्बन पे या नाइट्रोजन पे कुछ ना कुछ है? हाँ सर। Yes. हाँ। क्या इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, गिनो। 6 6 कैसे बच्चों? ये दो 4 और ये 2 6। हाँ बोलो हाँ या ना। तो कितना हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? 6 हुआ हुआ तो ये अरोमेटिक हो जाएगा। अभी कुछ Aromatic. इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आने वाले हैं। इस कंपाउंड का नाम याद है किसी को? पिरिडीन बोलते हैं इसको। Yes, sir. पक्का? आज के बाद याद रखना, अगर किसी एटम के ऊपर डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर लोन पेयर भी है तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते। याद रखना। क्यों सर? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, 180 हो जाएगा, और रिंग में 180 हो सकता नहीं है। अगर किसी एटम के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन दो दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर काउंट होता है और एक लोन पेयर काउंट नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें? 6 है कि 8 है बच्चों? इसको काउंट करना है कि नहीं करना है? नहीं सर नहीं नहीं करना है। करना तो ये अरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरोमेटिक। और 2 से 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, रेडी रहना सब लोग। ये कंपाउंड बच्चों अरोमेटिक होगा या नहीं होगा? टेक योर टाइम, बताओ। ये वाला अरोमेटिक। हो गया बोलो। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये लोन पेयर हाँ काउंट होगा? नहीं। ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा? नहीं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये अरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? होगा। बराबर है? होगा चलो बताओ। अभी बताओ, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड अरोमेटिक है या नहीं है? Yes. सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। ये अरोमेटिक है सर और ये नॉन अरोमेटिक है। अगर कंपाउंड में एक भी अरोमेटिक है तो कंपाउंड अरोमेटिक है। अगर कंपाउंड में एक भी क्या है, अरोमेटिक है, तो Aromatic. कंपाउंड क्या हो जाएगा? अरोमेटिक। याद रहेगा सबको? अगर हाँ कंपाउंड में एक भी अरोमेटिक है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अरोमेटिक। सब लोग फटाफट से बताएंगे ये कंपाउंड अरोमेटिक है कि नॉन अरोमेटिक है। सेकेंड लास्ट एग्जांपल है ये। non-aromatic. आराम से बोलो, आराम से बोलो। इसको बोलते हैं एंटी एंटी Aromatic. अरोमेटिक। बराबर? पक्का? हाँ चलो हाँ लास्ट एंड द फाइनल एग्जांपल, लास्ट एंड द फाइनल एग्जांपल। ये देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक मिनट रुक जाओ। ये कंपाउंड ध्यान से देखो सब लोग, दिख रहा है? इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अरोमेटिक या एंटी अरोमेटिक? सर ये कंपाउंड तो थोड़ा हमको अजीब लग रहा है, ठीक है? तो इसको कैसे करने का पता है? पहले आप है ना बॉन्ड को ब्रेक करो बच्चों। ये देखो, ऐसे बॉन्ड को ब्रेक किया। समझो अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा तो 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? 5 मेंबर के ऊपर Positive. पॉजिटिव आएगा ना, और 3 मेंबर के ऊपर नेगेटिव आएगा। अभी ना सब बच्चों ध्यान से सुनो, दोनों रिंग को अलग अलग ट्रीटमेंट दो। ऊपर वाले को अलग ट्रीटमेंट दो, नीचे वाले को अलग ट्रीटमेंट दो। ऊपर वाला क्या है? सर नेगेटिव है सर नीचे नेगेटिव ही आएगा ना, इलेक्ट्रॉन आया ना इधर। बोलो, ऊपर वाला एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? नीचे वाला क्या है? नीचे वाला भी एंटी एरोमेटिक है। तो अभी हम लोग दूसरे साइड से बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे। अगर मैं दूसरे साइड से बॉन्ड को ब्रेक करके देखता हूँ ऐसे, तो इसका जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे आएगा बताओ? एक 5 मेंबर रिंग होगा ऐसे, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग होगा, और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बताओ? माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। आप बताओ, ये वाला एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है?
एरोमेटिक। और ये भी अरोमेटिक। मैंने क्या बोला था, एक भी अरोमेटिक तो अरोमेटिक होगा। क्या इसमें बच्चों हमको अरोमेटिक डिसाइड करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा? ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्वाजी अरोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? क्वाजी अरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्वाजी अरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्वाजी अरोमेटिक बोलते हैं। पहले बोलो, यहाँ तक सबको बेसिक समझा? तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, बोलो कौन से मेरे साथ फटाफट से मन में रिवाइज करना। अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक। अरोमेटिक मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी अरोमेटिक मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल। अगर साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है, मतलब उसका आंसर 4 के टेबल में नहीं आना चाहिए। अगर 4 के टेबल में नहीं आ रहा है तो वो अरोमेटिक है, अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो वो एंटी अरोमेटिक हो जाएगा। याद रखना, अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो एंटी अरोमेटिक, और नहीं आ रहा है तो अरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो नॉन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो नॉन अरोमेटिक हो जाएगा। अगर किसी एटम के ऊपर डबल बॉन्ड भी है और उसके ऊपर एक लोन पेयर भी है तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा, और दो लोन पेयर रहेगा तो एक लोन पेयर काउंट होता है, एक लोन पेयर काउंट नहीं होता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट एंड द फाइनल। सब लोग मुझे बताएंगे ये कंपाउंड अरोमेटिक है या नहीं है। टेक योर टाइम। एरोमेटिक। सर साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, 6 या 8? 6। 6 गिनेंगे, 8 नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि ये गिना जाएगा, ये गिना जाएगा। एक लोन पेयर काउंट होगा कि दोनों? एक। तो अगर एक ही काउंट होगा तो 6 होगा, 6 मतलब 8। अरोमेटिक हुआ या एंटी अरोमेटिक हुआ? अरोमेटिक। अरोमेटिक। सबको समझा? तो बच्चों मुझे बताओ, आपको ये दिमाग में बैठा, सबसे पहले कौन सा इफेक्ट आया था? इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हमने थर्ड कौन सा पढ़ा, बताओ? रेजोनेंस। सबको यहाँ तक समझा? हाँ। और रेजोनेंस के बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? अरोमेटिसिटी। ठीक है, अभी ना स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, और वो है बेटा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपका कंपाउंड के अंदर एसिडिक नेचर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है, उसका कम है या ज्यादा है? जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास में HCl है, तो ये एसिड है या बेस है, इसके लिए बेटा तीन चीजें से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। तीन चीजों से डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको एग्जाम में के दिया होगा। क्या दिया होगा? के। और अगर के नहीं दिया है तो आपको पीके देंगे। क्या देंगे? पीके। और अगर पीके भी नहीं दिया है तो आपको कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपका कंपाउंड एसिडिक है या नहीं है, या कितना एसिडिक है, वो कितनी चीजों से डिसाइड होता है? तीन चीजों से, या तो के से, या तो पीके से, और तो कॉन्जुगेट बेस से। आज के बाद रखना, अगर किसी एसिड का के ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा बच्चों, बोलो? ज्यादा रहेगा। अगर पीके कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो मुझे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा के लिए क्या कंडीशन है बताइए? के क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा। और पीके क्या होना चाहिए? कम। मिनिमम। कम। पक्का कम होना चाहिए ना? और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है तो आप डिसाइड करोगे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए एसिडिक एसिड, और मान देते हैं आपको HCl दिया, तो आप क्या करोगे? दोनों में से H निकाल लोगे। H निकालने के बाद क्या होगा बच्चों, बताओ? यहाँ पे CH3COO माइनस होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? Cl माइनस। आप बताओ, हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है, यही हमारा कॉन्जुगेट बेस है, ये वाला। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल, उतना ही बेटा, आई रिपीट, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना जितना स्टेबल होगा, उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। समझा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। अभी आप मुझे बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एसिडिक एसिड का एसिड आयन या Cl माइनस आयन? बोलो।
फर्स्ट देखो फर्स्ट आप लोगों को पता है, डेफिनेटली ये तो पता है कि HCl है, HBr है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में माना जाता है कि वीक एसिड में? स्ट्रॉन्ग है बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इनका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? वीक रहेगा। वीक तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा वीक रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा रहेगा। तो बच्चों याद रखना, इसमें अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इसमें स्टेबिलिटी की बेटर बेटर वर्ड क्या रहेगा? वीकनेस रहेगा। ठीक है। जिसका कॉन्जुगेट बेस बेस क्या रहेगा? वीक रहेगा, वो क्या रहेगा? एसिड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो कौन सा एसिड रहेगा? वीक एसिड। समझा? ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, इन दोनों में से तो हमको पता है कि किसका के ज्यादा होगा, बताओ। बोलो। HCl HCl का के क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि HCl मिनरल एसिड है। हाँ, ये अगर आपको ऐसे कंपेयर करना हो HCl की बजाय, बेटर एग्जांपल वुड बी दिस वन। अगर मेरे पास फिनॉल है और फिर मेरे पास में जो एसिडिक एसिड है, इन दोनों में से अगर मुझे चेक करना है तो या तो के दिया रहेगा, और अगर के नहीं दिया तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? पीके भी नहीं दिया तो कॉन्जुगेट बेस से दोनों में से एच एच निकाल लो। एच निकालने के बाद यहाँ पे क्या आएगा बताओ? फिनॉक्साइड आएगा। यहाँ पे एच निकालने के बाद क्या आएगा? CH3 C O O ना। क्या इसमें रेजोनेंस होगा फर्स्ट वाले में? यस सर क्या इसमें रेजोनेंस होगा? Yes. बराबर है। यस इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? फिनॉक्साइड फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड होगा? सर इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दो बनेंगे? 2। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? ए वाला या बी वाला? ये ए वाला। तो इसका मतलब फिनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड ना। जबकि यस सर पूरे क्लास को पता है दैट बी इज मोर एज कम्पेयर टू ए। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन आप लोग ने सही नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भले ही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट दोनों के दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? बोलो बच्चों। ऐसा बनेगा ना दूसरा। तो इक्विवेलेंट ऐसे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और किसी में अगर क्या बन रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर सो दिस इज गोइंग टू बी मोर मोर स्टेबल। और इसमें जो है वो आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जो कि इसके जैसा सेम है क्या दोनों? क्या ये और ये दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं है। जबकि ये और ये दोनों सेम है क्या? यस तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू नॉन इक्विवेलेंट मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझा? यस सर अगर मैं आपको पूछूं, जो कि एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास फिनॉल है, मेरे पास वाटर है, और मेरे पास अल्कोहल है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बच्चों? फिनॉल फिनॉल और अल्कोहल Phenol. सबसे कम एसिडिक होते हैं। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसमें रेजोनेंस होगा, जबकि यहाँ पे OH माइनस में रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ पे तो RO बनेगा। यहाँ तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव के ऊपर अल्काइल ग्रुप है जो कि डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकंड नंबर पे अल्कोहल, थर्ड नंबर सॉरी सेकंड नंबर पे वाटर, फिर थर्ड नंबर पे अल्कोहल आता है। ठीक है। अभी अगर हम लोगों को कंपाउंड दे दिया जाए कोई दूसरा, समझो, अगर हमको कंपाउंड दिया है, ये फिनॉल दिया है, करेक्ट। अभी ये फिनॉल में अगर मैं यहाँ पे ऑर्थ्रो या पैरा पे, याद रखना ऑर्थ्रो एंड पैरा पे कौन सा ग्रुप जोड़ दूं? एक हॉट बनाया तो चर्चा करते 1 मिनट मैं आता हूँ, 2 मिनट रुको। हैं।
बच्चों, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, अभी आ रही है। चलो चलो, सॉरी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ ट्रेमेंडसली बढ़ता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो याद रखना, अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी एसिड रहने दो। नाउ अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म्स में भी, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए? ऑर्थो एंड ऑर्थो। पैरा। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास में एसिटिक एसिड है। ठीक है, इस एसिडिक एसिड के ऊपर यहाँ पे अगर समझो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो बड़े। बढ़ेगा। अभी जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कार्बन का चेन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन नंबर 1 2 और 3 है। अभी बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 पे प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझो 3 पे प्रेजेंट है, कहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी? 2+। 2 पे ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मतलब विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी? कम। कम होगी। तो आपको ना एक चीज सिंपल सी याद रखनी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड होती है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पावर पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अगर ज्यादा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या रहेगा? कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम। अभी ये कितना भी मैं आपको बोलूँ आपको समझेगा नहीं, ये जब तक हम लोग क्या ना सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा नहीं। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों, वैसे ही एक और भी स्ट्रेंथ होता है जिसको कौन सा स्ट्रेंथ बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। बराबर है। अभी बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए भी 3 फैक्टर होते हैं। एक होता है केबी, एक होता है पीकेबी, और एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अगर किसी का केबी क्या रहेगा? ज्यादा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीकेबी क्या हो जाएगा? कम। और कॉन्जुगेट एसिड अगर ज्यादा स्टेबल है, अगर कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पहले वो देख लो सब लोग। अगर मेरे पास में मिथाइल अमाइन है, मेरे पास में समझो डाई मिथाइल अमाइन है, और मेरे पास में समझो ट्राई मिथाइल अमाइन है इन एक्वस स्टेट। हाँ, एक्वस स्टेट। कौन से स्टेट में? एक्वस स्टेट में। और मेरे पास में समझो इथाइल अमाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मेरे पास में डाई इथाइल अमाइन है, और मेरे पास में समझो ट्राई इथाइल अमाइन है। ठीक है, ये भी कौन से स्टेट में? एक्वस स्टेट में। तो बच्चों इसका स्टेबिलिटी या बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर याद है किसी को? एनसीईआरटी में दिया था। 3 डिग्री 2। 3। यस सर। बोलो 1 2। क्या था? याद है किसी को? 2 213। और ये कितना था? 231। तो याद रखना, ये 213 था और ये 231। देखो, मिथाइल छोटा है तो 13 आएगा, और इथाइल बड़ा है तो 31 आया। तो 231 इथाइल के केस में होता है और 213 किसके केस में होता है? मिथाइल के केस में। बेटा म्यूट करो। हाँ, इसके बाद में याद रखना, हाँ ध्यान दो, अगर हमारे पास में बेंजीन है और अगर उसके ऊपर NH2 ग्रुप है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और अगर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा कम। वो कम हो जाएगा। अगर आपका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जैसे आपको पता होगा बेंजाइल अमाइन,
क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? नो। नहीं। तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है लोन पेयर, तो अवेलेबल होगा। तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बोलो। नो बढ़ेगा। अगर आपके पास में, याद रखना, अल्काइल अमाइन है, याद रखना, ये याद रखना, ये ट्रिक बहुत काम आएगा आपको। अल्काइल अमाइन अगर है हमारे पास, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अराइल और अमाइन। ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद एक और होता है बेटा, एक एसआरपी इफेक्ट और एक होता है एसआईपी इफेक्ट। वो सब हमको सिलेबस में नहीं है। समझा? तो बेसिक स्ट्रेंथ में भी बच्चों याद रखना, अगर ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया ना, तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, याद रखना, अल्काइल अमाइन, फिर अमोनिया, और फिर अराइल अमाइन। और अगर अराइल अमाइन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रह गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा कि बढ़ेगा बच्चों? कम। कैसे? कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इंक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। इतना सबको समझा? यस सर। चलो, अभी सर मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। सर, वो मैं बोल रहा था, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबल होना और स्ट्रांग होने में फर्क। मेन कैसा होता है मालूम है? स्ट्रांग होना मतलब वो रिएक्शन के टर्म्स में पूछ रहे हो आप, और स्टेबल होना मतलब उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, कि वो लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है। तो उसका स्ट्रांगनेस से कोई लेना देना नहीं है, हमको खाली स्टेबिलिटी देखना है। ओके। समझा? हाँ, अभी जैसे यहाँ पे देखूंगा ना मैं, कि अगर मेरे पास में समझो एनिलीन है, बराबर है, एनिलीन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, लेकिन जैसे इसमें एक H+ आया तो ये एनिलीनियम आयन हो गया। तो अब ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बराबर है। नो। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास ये मिथाइल अमाइन है, तो इसका भी अगर प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे इसको एटलीस्ट प्लस आई इफेक्ट तो आ रहा है ना इसका। हम्म। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा। इसलिए याद रखना, अराइल अराइल अमाइन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्काइल अमाइन। समझा सबको? हाँ ना सर। स्टूडेंट्स, एक बार मैं ना क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, और आपको मेन कॉन्फिडेंस एमसीक्यू से आएगा। ठीक है, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। नो सर। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का हमेशा कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। सर डिस्टेंस ऑर्डर नहीं डिपेंडेंट आता होता क्या? है। हाँ, नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, परमानेंट इफेक्ट है, और 4 कार्बन के बाद डिसअपियर होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है कार्बोकैटायन के लिए होता है, रेडिकल के लिए होता है, और अल्कीन के लिए होता है। इसका दूसरा नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अल्कीन के केस में भी सेम होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, कार्बन कार्बो ये अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कितनी भी बार हो सकता है, प्रोवाइडेड हर स्टेप में स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अगर हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो होगा। आपका रिंग एक्सपांशन हो सकता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा तो ज्यादा स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा तो लेस स्टेबल, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। हमारे पड़ोसी के ऊपर प्लस माइनस लोन पेयर रेडिकल डबल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नेचर भी आता है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। उसके बाद में आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ 3 चीजों से डिसाइड होती है, के, पीके और कॉन्जुगेट बेस। के ज्यादा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीके ज्यादा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है या स्ट्रांग है या स्टेबल है या अनस्टेबल है, उससे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जैसे पिक्रिक एसिड सबको पता होगा, तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और बाद में एक और बात बता दूं, पिक्रिक एसिड जो है ना वो एसिडिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग है, याद रखना। पिक्रिक एसिड जो है 2,4,6, पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक, it is more acidic than phenol, sorry, acetic acid, it is more acidic than acetic acid, याद रखना। पिक्रिक एसिड जो होता है उसका पीके एसिडिक एसिड से भी कम होता है।
अल्काइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया आता है, फिर अराइल अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। अभी हम लोग इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा, ध्यान देना। एक मिनट में स्क्रीन लाता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस। चलो अभी डिस्कस करेंगे, आपको एक एक पॉइंट इसमें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस अमंग द फॉलोइंग। आप बताओ, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? यहाँ यस पे सर। भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आप बताओ, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? यस मैं सर। एग्जांपल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। क्या यहाँ पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। क्या ये फर्स्ट में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। क्या ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में? बोलो। यस सर। नहीं कर सकता। तो बच्चों दोनों में से किसी में भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। ये sp2 है और ये आपका sp3 है, तो कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp3। इसका मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। और करेगा तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। सबको समझा? नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कौन सबसे इजीली टूटेगा? सबसे इजीली वो टूटेगा जिसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज है। और कौन? प्लस माइनस का चार्ज इधर ही है। सब लोग बताओ, इसमें से अरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है बच्चों, बताओ। क्या फर्स्ट वाला अरोमेटिक है? यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? दो। दो। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ना? किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों? इसमें तो बेटा 3 है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें ज्यादा है, 9 है, देखो। तो आंसर ये आ जाएगा, समझा? अभी देखते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछना है उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। क्या सबके सब फिनॉल है? फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, और ये अल्कोहल है। अल्कोहल छोड़ दो, अल्कोहल लेस एसिडिक होता है बच्चों, याद है? यस सर। यस सर। आप बताओ, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। हाइड्रोजन इज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, ये डोनेटिंग ग्रुप है ना? और ये कौन सा ग्रुप हाँ, है? विड्रॉल। तो बताओ, विड्रॉइंग ग्रुप मतलब मोर एसिडिक या लेस एसिडिक? मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। नेक्स्ट बच्चों, पिरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइल अमाइन। पिरिडीन बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है, ये देखो ये पिरिडीन है। नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट वो sp2 है ना, जबकि ट्राई इथाइल अमाइन में वो sp3 है। तो बताओ इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन इन पिरिडीन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो 6 का आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बाय द वे एनिलीन क्या है बच्चों? अल्काइल अमाइन या अराइल अमाइन? अराइल। और अराइल रहेगा तो डेफिनेटली वो लेस बेसिक होता है, किससे? अमोनिया और इससे ना। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं तो ये मोर बेसिक होगा या लेस बेसिक? लेस। लेस हो जाएगा, Yes. तो इसका मतलब इससे काम तो नहीं होने वाला है। तो आप बताओ इसमें क्या सबसे बेस्ट है जिसमें उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा?
मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा दूसरे के मुकाबले। डाइफिनाइल अमाइन, ट्राइफिनाइल अमाइन, एन नाइट्रो एनिलीन या बेंजाइल अमाइन? बोलो। बेंजाइल बेंजाइल अमाइन मोर बेसिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन ना? तो बेंजाइल अमाइन में ये वाला जो होगा वो ज्यादा बेसिक क्यों होगा? बिकॉज इसमें रेजोनेंस हो सकता नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आना चाहिए सेवेंथ का? बोलो। ऑप्शन 4। समझा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द गिवन कंपाउंड? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? दिमाग लगाओ। सर एसिटिक एसिड सब में है तो फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए। बोलो। यस सर। यस तो सर। फ्लोरीन वाला इधर दो जगह पे है, ये दोनों कैंसिल कर दो। फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? थर्ड क्लोरीन। क्लोरीन। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। समझा सबको? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखते हैं बच्चों। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजन मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर इजीली अटैक करेगा? जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे बताओ? टोल्यूइन के पास, क्योंकि बेंजीन के पास तो कुछ नहीं है। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिनॉल का OH भी माइनस का इफेक्ट होगा, तो टोल्यूइन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो बी सबसे ज्यादा, बी सबसे ज्यादा का करके कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइंस इन द फॉलोइंग इज। कौन सा कार्बनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों? यहाँ पे ये sp है, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये sp3 है। बताओ सबसे ज्यादा। मेरे हिसाब से तो ए ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बरा ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बनाइन कौन सा होगा? बी। बी। क्यों? ये तो रेजोनेंस। sp2 है ना। रेजोनेंस नहीं होगा इसमें, कैसे रेजोनेंस होगा? ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, रेजोनेंस नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बनाइन ये भी नहीं हो सकता, ये तो 1 डिग्री है, उल्टा नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन एक ही हो सकता है, ए ग्रेटर देन। ए ग्रेटर देन करके कितने ऑप्शन है? ए ग्रेटर देन ये हो गया। ए के बाद सी आना चाहिए कि बी आना चाहिए बच्चों? हम्म। ए के बाद सी आना चाहिए कि बी आना चाहिए? इसमें ये तो कंफर्म है कि डी सबसे लास्ट आएगा। देखो डी दोनों में लास्ट दिया है, करेक्ट है ना? तो बी और सी में से कौन होगा? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो ऑब्वियसली ए के बाद बी आना जाएगा। चाहिए। ए के बाद बी कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग। C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp। उसके बाद में C3 का क्या आएगा? sp3 ना। sp3, तो sp के बाद sp3। परफेक्ट। नेक्स्ट। नहीं नहीं, हो गया ना आगे? आगे क्यों करने का? 3 आंसर कैंसिल हो गया ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? अल्कोहल, फिनॉल्स या वाटर? बोलो। फिनॉल। फिनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल। रुक जाओ, साइक्लोहेक्सेनॉल ऐसे दिखता है सर, ये तो अल्कोहल है। यस, ये क्या है बच्चों? हमारा अल्कोहल है। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आ गया आखिरकार। एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा? और ये आपका कौन है? फिनॉल, वो तो कम ही है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए बताओ? थर्ड ना। तो थर्ड के कितने ऑप्शन है? 2। थर्ड के बाद क्या आना चाहिए बताओ? डेफिनेटली डेफिनेटली सेकंड आना चाहिए। सेकेंड। तो थर्ड के बाद सेकंड। बोलो समझा? हाँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड द एसिडिक ऑर्डर इज। फिनॉल है, ये मिथाइल फिनॉल है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है। बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना? बोलो। पैरा नाइट्रोफिनॉल की मेटा? आपको पहले भी बोला था मेटा पे कोई इफेक्ट आता
बेटा पे कोई इफेक्ट आता नहीं है, म्यूट करो बेटा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, डी आएगा। समझा सबको? Yes, sir. यहाँ ये क्वेश्चन बराबर से आया नहीं, देखते बाद में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चलो 16 की बात करते हैं। द मोस्ट बेसिक, टेक 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, आपके सामने आंसर है, बोलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। द आंसर इज थर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें Third. रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, देख लो। क्या इसमें रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बाकी सब में रेजोनेंस है, देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये एनिलीन है, ये भी एनिलीन है, और ये भी एनिलीन वाला पार्ट है। सबको समझा? हम्म। क्वेश्चन नंबर 17, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। बच्चों, पीकेबी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब सबसे ज्यादा पीकेबी, फिर कम कम कम। आप बताओ सबसे कम पीकेबी किसका होगा? क्या सबसे कम पीकेबी इसका होगा? थर्ड का। क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक है। सो इसका मतलब सबसे लास्ट में ये आना चाहिए, थर्ड ना। बोलो समझा कि नहीं समझा? देखो थर्ड का पीकेबी सबसे क्या होगा, कम होगा। बोलो समझा? क्योंकि वहां पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 18th क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। सबसे ज्यादा पीके या सबसे कम पीके किसका होगा? सबसे कम पीके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो या पैरा पे। बोलो। तो इसका पीके सबसे कम होगा ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये या तो ये होगा, फिर बाद में सबसे ज्यादा किसका होगा? OCH3. सेकेंड। सेकंड का नहीं, ये तो मेटा पे ना आदर्श, तो मेटा पे देखने का नहीं, हाँ हाँ मतलब ये हाँ. वाला आएगा ना, मेटा पे नहीं देखने का, खाली ऑर्थो एंड पैरा। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ऑब्वियसली स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कौन होता है? ट्राइफ्लोरो होगा, क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन है। तो अगर तीन तीन फ्लोरीन है तो बच्चों आंसर कौन सा होना चाहिए बताओ? बी ग्रेटर देन होना चाहिए। बी के बाद क्या आना चाहिए बताओ? बोलो बोलो बोलो। तीन तीन क्लोरीन है बच्चों इधर, ए आएगा, बहुत अच्छे। पीके इंक्रीजेज इन बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू द पैरा पोजीशन एक्सिस। सबसे ज्यादा पीके कब होगा? बोलो। ओ सी एस सी होगा तो बेटा ये तो डोनेटिंग ग्रुप हो गया ना, और डोनेटिंग ग्रुप होते ही उसका पीके क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिस कंपाउंड इज अरोमेटिक इन नेचर बिकॉज, इसका कोई रोल ही नहीं है ना, अपने को क्या लेना है इससे, अपने को तो खाली ये बेंजीन रिंग देखना है ना। तो इसमें कितने पी ऑर्बिटल है बच्चों? 6 पी ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पी ऑर्बिटल होंगे। और ये क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6. 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी गुड। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कल भी हमने पढ़ा था। बताओ, कल हमने पढ़ा था, बताओ इसका आंसर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था जिसमें चिलेट बनेगा? थर्ड वाला होगा ना, मतलब थर्ड ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से सबसे पीके भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? बोलो। 4. नहीं, फोर्थ होगा कि थर्ड होगा? याद करो याद करो। 4 होगा. हम्म। 4 होगा. एक नहीं मेंशन किया. एक्वस मेंशन नहीं किया है ना। हाँ पीके भी बोला ना, तो सबसे ज्यादा पीके भी किसका रहेगा? फर्स्ट का सबसे ज्यादा पीके भी रहेगा ना, क्योंकि वो सबसे वीक बेस है। तो फर्स्ट इधर भी है। हाँ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो गया। अभी मुझे फर्स्ट के बाद क्या आना चाहिए? बोलो। फर्स्ट सेकंड. के बाद फोर्थ ही आएगा, क्योंकि उन्होंने एक्वस मेंशन नहीं किया है। तो फोर्थ आएगा, और फोर्थ के बाद क्या आएगा?
सेकेंड आ जाएगा। फोर्थ के बाद एक्चुअली थर्ड आना चाहिए था, क्योंकि सर 3 2 1 क्वेश्चन होता है में ना। लेंगे ना, हाँ, क्वेश्चन एक्वस में बोला तो नहीं लेंगे है ना। ना, नहीं स्पेसिफाई किया तो हम लोग जनरली तो एक्वस नहीं लेना चाहिए था। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो अपन एक्वस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बताओ, 1 तो सबसे ज्यादा आएगा ही आएगा, कंफर्म है। हम्म, 1 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? तो 1 के बाद अगर एक्वस मेंशन करेंगे तो 2 1 3 आना 2 1 3 चाहिए। तो 2 1 3 मतलब हाँ कौन सा आएगा? वन के थर्ड बाद 1 के बाद 3 करके है क्या? नहीं। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, पीके भी बोला है ना। तो टू यस वन सर, थ्री वही टू तो वन थ्री सेकंड का था मतलब, ना। हाँ नहीं नहीं बराबर है। तो ये फर्स्ट फोर्थ बराबर है फिर, ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा ना। हाँ फोर्थ स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा पीके पीके भी इसका है ना, और सबसे कम इसका होगा ना, तो बराबर है। क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम लोग, लेकिन एक्वेस ही मान के चलेंगे। बराबर है, फर्स्ट वाला राइट है बच्चों। सर द फोर्थ करेक्ट, वाला मोस्ट बेसिक। अरे फोर्थ वाला कम बेसिक होगा ना, 2 1 3। सर नहीं भी टू दिया डिग्री होता तो 1 डिग्री शायद फिर 3 डिग्री ना। हाँ लेकिन हाँ नहीं, वो आदर्श एक्वेस मान के ही चलना पड़ता है हमको। नहीं भी स्पेसिफाई किया रहेगा, उनको गैसेस वाला है ना, अलग से लिख के देना पड़ता है। अगर नहीं बोला तो एक्वस मान के चलेंगे लेकिन। ठीक है, बिकॉज वो तो गैस होता है ना, गैस को कैसे कंपेयर करेंगे फिर। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा इसमें से, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे है बच्चों? ये देखो पैरा पे है, बी। पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओ सी एस सी मतलब डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका बी, बी ग्रेटर देन, बी के बाद सी बराबर है। अभी बता, ए और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? दिमाग लगाओ, इजी है। इसमें नाइट्रो ग्रुप है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ए ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर डी आएगा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? फोर्थ। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बोलो। सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थर्ड यहाँ पे, थर्ड तो ये दोनों को भूल जाओ। तो यहाँ पे 1 सबसे ज्यादा बेसिक होगा। हाँ लेकिन यहाँ पे बेंजीन जुड़ा है ना, तो बेंजीन जुड़ा है तो, और सीधा अल्काइल अमाइन है, तो बेसिकली ये ज्यादा होगा ना, फर्स्ट ज्यादा फर्स्ट और होगा। फर्स्ट के बाद थर्ड। सेकंड बराबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बराबर है, क्योंकि ये पैरा पे और ये मेटा पे है ना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम मतलब कार्बोकटायन, किसमें कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? सर बोलो। 24 देखो यहाँ पे सेकंड 3 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भले 1 डिग्री बनेगा, बट इधर रेजोनेंस होगा बच्चों। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ज्यादा स्टेबल है, बट सेकंड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। और आपको याद रखना है आरोही, अरोमेटिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट। तो सर ज्यादा स्टेबल एक्सेप्शन है कौन सा ना, होगा? हम्म। एक्सेप्शन है ना, आई थिंक पहला है ना, 3 डिग्री ज्यादा स्ट्रेट होता है। 3 डिग्री में मिथाइल कार्बोकेटाइन है ना ये। हाँ हाँ सर, हाँ, वो एक्सेप्शन का ये थ्री ऑर्डर था। डिग्री वाला है, ये वाला बराबर है, बराबर है, क्योंकि एक्सेप्शन। ये वाला थर्ड ब्यूटाइल है ना। हाँ हाँ, तो ऑर्डर में ये एक्सेप्शन में ये करेक्ट, थर्ड ब्यूटाइल पहले आएगा फिर, एज कम्पेयर टू बेंजाइल। हाँ, अगर यहाँ पे नॉर्मल 3 डिग्री होता तो कोई, तो वो बाद में आएगा। समझा? नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सर होगा। हाँ, सर वो पीछे वाला फिर से थोड़ा, वो लास्ट का कुछ समझा नहीं। ये देखो मैं वापस बताता हूँ। एक्चुअली कैसा होता है, यहाँ पे रेजोनेंस भले ही है, बट यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 9 है ना। तो जब हम लोग इसका रेजोनेंस का जब ये लिखते हैं ना, प्लस ये रेजोनेंस का कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो उसमें सबसे पहले आता है, क्या आता है? ऑक्टेट कंप्लीट, फिर डांसिंग रेजोनेंस आता है ना, फिर बिगर अरोमेटिक, फिर स्मॉलर अरोमेटिक, फिर उसमें 3 डिग्री आता है, थर्ड ब्यूटाइल आता है, थर्ड ब्यूटाइल के बाद बेंजाइल और ये सब बाद में आता है, तो थर्ड ब्यूटाइल में ये पहले आता है। तो ये वाला ज्यादा आंसर स्टेबल है एज सेकंड है। कम्पेयर टू सेकेंड, याद सर आंसर रखना। सेकंड है।
आंसर सेकंड दिया रहेगा, लेकिन यही आंसर फर्स्ट बराबर है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन वाला पार्ट है, उन्होंने कंसम ये नहीं किया रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 27, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, बच्चों इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो जहां जहाँ पे वन आ रहा है वो गलत है। सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका आंसर 3 ओनली आना चाहिए। हम्म, नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर, मैंने कल ही पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एकदम इजी है। जो सबसे ज्यादा CH2। स्टेबल होगा हम्म, उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम रहेगा। सबसे ज्यादा हाँ, अनस्टेबल कौन है? हाँ, थर्ड वाला, सेकंड। क्योंकि इसमें बेंजीन का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा है, उल्टा यहाँ पे तो बेंजीन का थोड़ा दिख रहा है, ये तो पूरा बेंजीन ही है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम रहेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बताओ 2 और 3 में से ज्यादा अनस्टेबल कौन है? 3। 3 हो गया, खत्म, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट रिलेशन करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस? आप बताओ, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा ना? यस क्लोरीन सर। अपना अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये तो नहीं हो सकता, ये क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग तो होगा ना, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा, ये इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकेंड। ये बॉन्ड ऐसे कैसे जा सकता है, उल्टा डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? तो 29 का सेकेंड आना चाहिए। विच इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सा अलग इनकरेक्ट है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, बराबर है। न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग थोड़ी होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, गलत। ये रूई गलत है, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस आना चाहिए था। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा वहीं पे अटैक करेगा ना, करेक्ट है। न्यूक्लियोफाइल्स हाँ आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं क्या? नहीं, बट दे आर लुईस एसिड, ये रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग रॉन्ग। है। आगे का क्वेश्चन, चलो 30 सेकेंड्स, सब लोग सोचेंगे 31 क्वेश्चन नंबर के बारे में, दिमाग लगाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी, केबी सबसे ज्यादा किसका होगा? 3। बोलो, 3 का सबसे ज्यादा होगा। थर्ड। परफेक्ट, क्योंकि ये वाला बेंजीन से जुड़ा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जबकि ये अल्काइल अमाइन है। 3 ग्रेटर देन करके कितना ऑप्शन है? ओके। एक ही है, हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके ए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? सबको पता है 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो डिग्री बताओ 2 3 डिग्री डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री ना, 32 का क्या आएगा? 3। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, बच्चों सबके ऊपर सेम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया, इधर OH है। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक कार्बो एसिड। कार्बोक्सिलिक बोलो, कार्बोक्सिलिक कार्बो एसिड, इसका मतलब 3 और 4 बाद में आना चाहिए, 3 और 4 बाद में आना चाहिए, 3 और 4 बाद में आना चाहिए, गतम, बराबर है। अभी 3 और 4 में से ज्यादा एसिडिक कौन है? 3 है 4। 4। 4। 4 देन 3 ना, तो 4 देन 3 इधर भी है इधर भी है। 1 और 2 में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? दिमाग लगाओ, ये इलेक्ट्रॉन 2। 2। डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों, 2। 2 ज्यादा एसिडिक होगा, तो 2 1 फिर 4 एंड 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन कंपाउंड विद द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन, तो इसका मतलब पक्का वहां पे कौन सा रिएक्शन होगी, याद करो। अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगा, और यस सर। अल्डोल कंडेंसेशन भी होगा, तो इसमें ढूंढो टॉटोमेरिज्म या अल्डोल कंडेंसेशन, दोनों में से कोई एक है क्या? डी है क्या? A carbonyl compound with a hydrogen atom on alpha carbon rapidly equilibrates and enol बराबर है, and the process is known as keto-enol tautomerism, फोर्थ आंसर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन, अराइल अमाइंस के अगर हम लोग बेसिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये अराइल अमाइन, इनकी बेसिसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है बच्चों?
कम होती है। कम होती है हाँ। क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना। तो इसका रीजन कुछ ऐसा है, अराइल अमाइंस आर जनरली First लेस option. बेसिक as alkyl amine because the nitrogen lone pair of electron are delocalized by interaction with the aromatic pi electron system. Absolutely correct. Next, इसमें बच्चों 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। उसने क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, ऐसे कौन कौन से कार्बन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, बराबर है। तो सबसे पहले तो ये रेजोनेंस में अगर जा रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे मुझे था ये बॉन्ड अगर समझो यहाँ पे शिफ्ट हुआ ऐसे, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे एन के ऊपर प्लस आ जाएगा, बराबर है। रुक जाओ, ये अगर ऐसे टूटा तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, करेक्ट है। ये माइनस होगा, ये ऐसे टूटेगा तो बताओ क्या आएगा वापस से, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अगर टूटा तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे माइनस, माइनस कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपको वो देखना है बस, बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किधर होगी बेटा, इसके ऊपर भी आ रहा है, 4 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। 4 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है, तो 2,4 एक ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में 2 पे भी और 5 पे भी है, 2 5 भी हो सकता है, 2 और 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी है 3 पे भी है, और 3 and 4, 3 and 4, 3 पे भी आ रहा है 4 पे भी आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस में गिनी जाएंगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टे कर रहा है और इसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज ना हो, जिसमें बाजू में पॉजिटिव चार्ज ना हो, या तो बताओ, यहाँ पे माइनस चार्ज अंदर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, यस सर। यहाँ यहाँ पे तो एक एक कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है, देखो 2 पे तो 3 and 4। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 2 पे तो नेगेटिव चार्ज कंफर्म आ रहा है क्योंकि रेजोनेंस करके 2 पे तो आएगा, ऐसे तो बच्चों 5 पे भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो एक सेकेंड, 2 पे आने के तुरंत बाद कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। नहीं 4 पे नहीं आएगा, 5 पे आएगा ना। ये देखो ना, 2 पे नेगेटिव चार्ज है इधर, 2 के बाद सीधा किधर, सीधा किधर आ रहा है, 5। 5 पे आ रहा है। तो 2,5 हो सकता है, क्या 2 के बाद डायरेक्ट 4 पे आ रहा है, क्या नहीं। 2 के बाद डायरेक्ट 3 पे आ रहा है, वो तो उल्टा कॉन्जुगेशन में आएगा। तो जो कॉन्जुगेशन में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कंटिन्यूअस, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर 2,5 आएगा, क्योंकि 2 के बाद तुरंत किधर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, 5 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें से कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये कर सकता है क्या, नहीं। नहीं। नहीं, मैंने बोला था वो दिन ब्रिजेड कार्बन कोई काम का नहीं होता है। नहीं। ये करेगा क्या, ये भी नहीं करेगा, क्या ये करेगा, हाँ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बच्चों ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नजदीक किसका है, नजदीक कौन सा है, वो यहाँ पे दूर है, यहाँ पे नजदीक है। तो 2 आना चाहिए सबसे ज्यादा, 2 वाला सबसे ज्यादा कौन सा है, दो ऑप्शन है। 2 के बाद 3 आना चाहिए कि बच्चों 1 आना चाहिए, दिमाग लगाओ बहुत इजी है। 3 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन इधर है, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बताओ। आपको ये वाला ग्रुप को सर्कल करना है पहले, बराबर। इसके ऊपर बच्चों ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, करेक्ट है। अब बताओ सबसे ज्यादा डोनेटिंग कौन सा होगा, 2, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा, बराबर है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें बच्चों एक गड़बड़ हो गया, ये देखो डोनेटिंग ग्रुप है ये भी, ये उल्टा हाँ। और रेजोनेंस भी करेगा, रेजोनेंस भी करेगा ये तो, ऐसा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड वाला तो सबसे कम हो जाएगा।
1 2 3 फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा? थर्ड, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप आ गया है। ये भी डोनेटिंग है बट यहाँ पे तो रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं करेगा, खाली हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 40, ये तो बहुत इजी है, बोलो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? ट्रिपल। बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये आंसर कैंसिल, ये आंसर कैंसिल। ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर वापस से ट्रिपल बॉन्ड ही आना चाहिए ना, हम्म, बराबर ना? तो ट्रिपल बॉन्ड के बाद ट्रिपल हम्म, बॉन्ड, ये भी देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ऐसा। तो इसका आंसर कौन सा राइट है? फर्स्ट, बहुत अच्छे। फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? कुछ देखने की जरूरत नहीं है। विच एसिड? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक। हाँ, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो? थर्ड। बराबर है। तो इसका मतलब 3 ग्रेटर देन ढूंढो। 3 ग्रेटर देन कितने ऑप्शन है? 2। 3 के बाद बेटा यहाँ पे तो एक बहुत खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर 3 क्या 1 आएगा? 2। 3 1 2। सबको समझा? यस। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा? 1 होगा और फिर 2 होगा, करेक्ट है। अगर मैंने इसमें पीके बी पूछा होता तो? पीकेबी। हम्म, हो जाएगा। तो पीके बी 2 1 पूछा होता तो 3। उल्टा हो जाता ना। सेकंड। 2 1 3। 2 1 3 हो फोर्थ जाता, बहुत फर्स्ट तक। अच्छे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल इज, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। थर्ड। या तो वो न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल हो गए, थर्ड। या तो पॉजिटिव, उनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बराबर ना? तो बेस्ट यस ऑप्शन सर। कौन सा है? थर्ड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, पीके सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? दिमाग लगाओ। बेसिक कुछ। सबसे कम थर्ड। फर्स्ट। हम्म, फर्स्ट का सबसे कम होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। थर्ड तो का बताओ। सबसे ज्यादा सबसे होगा। ज्यादा थर्ड। फर्स्ट के एक बाद मिनट, हाँ, और सबसे ज्यादा थर्ड आ जाएगा। तो थर्ड के फोर्थ बाद सेकंड। ये और ये सेकंड। कैंसिल ना, थर्ड के ये दोनों सेकंड। कैंसिल हो गए। थर्ड के बाद कौन आना चाहिए? सेकंड, क्योंकि ये तो सेकंड। डोनेटिंग ग्रुप है। सेकंड। तो बोलो थर्ड के बाद सेकंड आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 45, पीकेबी सबसे ज्यादा बेसिक आपके सामने क्लियरली दिख रहा है, सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, यस सर। तो इसका पीकेबी सबसे कम होगा। सबसे कम पीकेबी वाला एक ही ऑप्शन है फिर, समझा? समझा सबको ये वाला कैसे किया? ये देखो, यस सर। ये वाला जो है ना, डायरेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अगर मैं ये हाइड्रोजन निकाल लूँ यहाँ से, तो बच्चों ये क्या बेसिक बचेगा है। वो बताओ। एक मिनट रुक जाओ, ये ऐसे दिखेगा। और ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, सोच के बताओ। एरोमेट्रिक। और अगर ये एरोमेट्रिक। एरोमेटिक है तो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है? मोर ज्यादा। स्टेबल। मोर एसिडिक। ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हुआ ना। और ज्यादा एसिडिक हुआ तो सबसे लास्ट में है। इसका पीके सबसे कम, या तो फिर वो दूसरे भी तो हो सकते हैं ना ऐसे। हाँ। आप बताओ, ये वाला हो सकता है कि एरोमेटिक? नॉन क्योंकि एरोमेट्रिक। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन नॉन एरोमेटिक। कुछ निकल ही नहीं रहेगा, तो ये नॉन एरोमेटिक है। तो ये सबसे कम स्टेबल, ये वाला हाइड्रोजन भी निकलने के बाद ये एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला। तो इसका पीके सबसे ज्यादा, तो थर्ड का पीके सबसे ज्यादा करके कितना ऑप्शन है? एक। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। बच्चों ये फिनॉल है, बाकी सब अल्कोहल है, देख लो। तो इसका पीके सबसे यस। क्या रहेगा? कम। सबसे कम पीके फोर्थ का रहेगा, ऐसा कोई ढूंढो ऑप्शन। समझा? यस सर। ओके, कैसे क्या वापस बता दूं? इसका पीके सबसे कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? बाकी सब अल्कोहल है बच्चों, और ये कौन है? फिनॉल। 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 तो फिनॉल का पीके क्या रहेगा? सबसे कम। सबसे कम मतलब 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूट? बच्चों बताओ, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है? इसके Yeah. आंसर की मैं बहुत सारे रॉन्ग ऑप्शन दिया, मत करना वो कंपेयर। 48 बताओ, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका आएगा? फ्लोरीन। NR2। फ्लोरीन ही आएगा। नहीं, NR2 नहीं आएगा, वो NR3 प्लस होता है, अच्छा हाँ, वो NR3 होता है। प्लस होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा आएगा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा वाले दो ऑप्शन है, ये दोनों का है। फ्लोरीन के बाद कौन आना चाहिए? ऑक्सीजन। वो आ रहेगा और NH2 चलेगा। करेक्ट है। NR2 में तो ये डोनेटिंग ग्रुप हो गया ना, NR2 नहीं होगा, आंसर यही आएगा, NH2 आएगा। 49 की बात करें, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट मतलब जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, फोर। और लास्ट में भी 2 लोन फोर। पेयर, ये कुछ इफेक्ट नहीं देता है। ये दोनों डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ये ठीक। विड्रॉइंग है। तो ये तो बेंजीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया रहेगा, तो इसके पास यस इलेक्ट्रॉन सर। है ही नहीं, तो ये सबसे डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट है क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, याद रखो 2 1 3 ना। फर्स्ट। तो 2 1 3 हाँ। मतलब ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। फर्स्ट। यस कौन सर। सा आएगा ऑप्शन? फर्स्ट। फर्स्ट। इज दैट क्लियर? थोड़ा यस ये सर। आपको वापस एक बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एक बार में नहीं आएगा, ये टॉपिक ऐसा ही है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा ना। टेक 5 मिनट्स ब्रेक, देन फिर हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं।